नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज मैं फिर से आपके बीच अपने YouTube चैनल्स पर उपलब्ध हूँ। दिल्ली सल्तनत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम दिल्ली सल्तनत के विभिन्न वंशों की चर्चा करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से हम लोग गुलाम वंश के बारे में जानेंगे। जैसा कि मैंने पहले चर्चा की है कि दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश हुए, जिसमें मैंने सैयद और लोदी वंश पर विस्तृत चर्चा की है। गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत का पहला वंश हुआ। इसको हम लोग दास वंश या मामलुक वंश भी कहते हैं। गुलाम वंश के शासक अलवरी तुर्क हुए। गुलाम वंश का पीरियड मोटे तौर पर 1206 से लेकर 1290 ईस्वी का माना जाता है। इसके संस्थापक के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक को जानते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का पीरियड 1206 से 1210 ईस्वी तक का था। उसके बाद उसका अयोग पुत्र आराम शाह गद्दी पर बैठा। 1210 में 8 महीने तक मुश्किल से सुल्तान रहा। फिर इल्तुतमिश की ताजपोशी होती है। 1210 से 1236 तक इल्तुतमिश शासक रहा। इल्तुतमिश के बाद गुलाम वंश की गद्दी रजिया सुल्ताना ने सुशोभित की। वह लगभग 1236 से 1240 तक शासन करती है। रजिया के बाद बहराम शाह का कार्यकाल आता है। बहराम शाह 2 वर्षों तक रहा, 1240 से लेकर 1242 ईस्वी तक। बहराम शाह के बाद हम मसूद शाह को पाते हैं। मसूद शाह 1242 से लेकर 1246 तक। और नसरुद्दीन महमूद का पीरियड 1246 से लेकर 1266 ईस्वी तक रहा। नसरुद्दीन महमूद के बाद हम दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के प्रमुख सुल्तान बलबन के कार्यकाल का अध्ययन करते हैं। बलबन का पीरियड 1266 से 1286-87 तक मानते हैं। गयासुद्दीन बलबन के नाम से उसने शासन किया। और बलबन की मृत्यु के बाद अंतिम शासक के रूप में हम देखते हैं कि कैकुबाद जो क्यूमर्स के नाम से 1286 से लेकर 1290 तक का पीरियड है। और यहीं पर आकर गुलाम वंश समाप्त हो जाता है। गुलाम वंश के बाद हम देखते हैं खिलजी वंश का शासन काल शुरू होता है। खिलजी वंश मोटे तौर पर 1290 से 1320 ईस्वी तक चला। खिलजी वंश में 3 प्रमुख शासक हुए। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 ईस्वी तक। जलालुद्दीन का उत्तराधिकारी उसका भतीजा हुआ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को 1296 से लेकर 1316 तक हम लोग पढ़ते हैं। और अंतिम खिलजी शासक के रूप में मुबारक शाह खिलजी को पाते हैं 1316 से 1320 ईस्वी तक। और तीसरे महत्वपूर्ण वंश तुगलक वंश के रूप में दिल्ली सल्तनत में आता है। तुगलक वंश का पीरियड लगभग 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक यन कैन प्रकारेण रहा। प्रमुख सुल्तान में गयासुद्दीन तुगलक का कार्यकाल 1320 से लेकर 1325 तक। मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल 1325 से लेकर 1351 तक का कार्यकाल रहा। और फिरोज शाह तुगलक का कार्यकाल 1351 से 1388 ईस्वी तक रहा। फिरोज शाह तुगलक के बाद के सुल्तानों की मैंने चर्चा करी है। और नसरुद्दीन मोहम्मद शाह जो अंतिम तुगलक सुल्तान रहा, जिसका 1394 से 1412 ईस्वी तक का कार्यकाल रहा। और इसी के समय में है तैमूर लंका। हम देखते हैं कि भारत पे ये आक्रमण होता है और दिल्ली सल्तनत में वंश परिवर्तन हुआ और सैयद और लोदी शासक आए। तो सैयद और लोदी वंश पर मैंने विस्तृत चर्चा की है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। सबसे पहले गुलाम वंश के अध्ययन करने के पहले मैं यह चर्चा करना चाहूंगा कि किस प्रकार भारत में तुर्क मुसलमानों का आगमन हुआ। इस कड़ी में हम लोग जानते हैं कि पैगंबर मोहम्मद साहब मोटे तौर पर 570 ईस्वी में उनका जन्म मक्का में हुआ था। उसके बाद ही इस्लाम का प्रसार हुआ। पीके हिट्टी ने हिस्ट्री ऑफ अरब्स में उनका जन्म तिथि 571 ईस्वी माना है। चलिए, मुझे उस विवाद में नहीं पड़ना है। मोटे तौर पर मोहम्मद साहब का मक्का से मदीना पलायन का कार्यकाल 622 ईस्वी है। और यहीं से इस्लाम में हिजरी संवत की शुरुआत मानी जाती है। और वहीं पे हीरा गुफा पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और इस्लाम के प्रोफेट के रूप में वो आए। यहाँ से इस्लाम का फैलाव होता है। 632 ईस्वी में हम देखते हैं मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद 4 धर्मनिष्ठ खलीफा हुए, जिसमें
2 उनके फादर इन लॉ थे, 2 इनके सन इन लॉ थे। प्रथम धर्मनिष्ठ खलीफा के रूप में हम लोग खलीफा अबू बकर को पाते हैं, फिर दूसरे खलीफा उस्मान हुए, दूसरे खलीफा उमर हुए, तीसरे खलीफा उस्मान हुए और चौथे खलीफा अली हुए। तो इन चारों धर्मनिष्ठ खलीफा के कार्यकाल में इस्लाम का फैलाव हुआ। तो मोटे तौर पर अगर हम भारत पर अरबों के आगमन या अरब के आक्रमण का अध्ययन करें तो भारत पर अरब आक्रमण या प्रथम अरबों का प्रवेश 636 ईस्वी माना जाता है कि हजरत उमर के समय में सर्वप्रथम व्यापारिक बेड़ा भारत आया था। यह पीरियड था 636 ईस्वी। हज्जाज ईरान का शासक का सामान सिंध में लूटा गया था और इसी कड़ी में वो सिंध को दंडित करने के लिए पाते हैं कि 712 ईस्वी में भारत पर प्रथम अरब आक्रमण हुआ मोहम्मद बिन कासिम का, और मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया और देवल के बंदरगाह पर उसने अधिकार कर लिया। इसमें सिंध का शासक दाहिर पराजित हुआ और दाहिर से हरजाना वसूला गया। सर्वप्रथम पहली बार मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में हिंदुओं से जजिया वसूला, परंतु इस आगमन का उद्देश्य साम्राज्य की स्थापना नहीं थी, परंतु भारत में अरबों का प्रथम आगमन से इसे जोड़कर देखा जा सकता है। दूसरे महत्वपूर्ण मुस्लिम आक्रमण के रूप में हम लोग महमूद गजनबी को पाते हैं। महमूद गजनबी, जैसा कि हम लोग नाम से स्पष्ट है, गजनी, अल्पतगीन का उत्तराधिकारी सुबुकुतगीन होता है, सुबुकुतगीन का उत्तराधिकारी महमूद हुआ। तो महमूद अपने पिता के मृत्यु के बाद वो अफगानिस्तान में गजनी का सुल्तान बना था, इसलिए उसने गजनबी की उपाधि धारण की थी और 998 ईस्वी में महमूद गजनी का सुल्तान बना और 1000 से लेकर 1017 तक महमूद ने भारत पर कुल 17 आक्रमण किए और उसने आजम की उपाधि धारण की थी। आजम का अर्थ होता है दुनिया का प्रथम सुल्तान। महमूद के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य मुख्य रूप से लूटना था, धर्म का प्रचार करना था, लेकिन वह यहाँ पे साम्राज्य निर्माण करने के लिए नहीं आया था। महमूद के प्रथम आक्रमण को अगर हम देखेंगे तो 1001 ईस्वी में पेशावर में उसने जयपाल को परास्त करके उसकी राजधानी बहिंद पर अधिकार कर लिया। फिर देखते हैं महमूद का अंतिम प्रमुख आक्रमण 1025-26 ईस्वी में हुआ। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर वह आक्रमण था और वहां का सोलंकी वंश का शासक भीम प्रथम था। पराजित हुआ, सोमनाथ मंदिर को जमकर लूटा गया। 1027 ईस्वी में महमूद का अंतिम अभियान हुआ है जाटों के खिलाफ और इसी अभियान में लौटते समय खोखरों के द्वारा उसकी हत्या हो जाती है। तो मोटे तौर पर महमूद के समय के अगर इतिहास को देखें तो उसके साथ अलवरूनी आया हुआ था, अरबी यात्री था। उसने अरबी भाषा में तहकीकात हिंद अर्थात हिंद की खोज, जिसे हम किताबुल हिंद के नाम से भी जानते हैं, उसने वो राइटिंग्स करी थी। लगभग 1030 ईस्वी में महमूद की मृत्यु हो जाती है। महमूद के प्रमुख दरबारी इतिहासकार के रूप में हम लोग अलबरूनी को जानते हैं। उत्बी उसके काल का प्रमुख इतिहासकार था। फिरदौसी ने शाहनामा की रचना महमूद के कार्यकाल में की थी। बड़ा एक रोचक प्रसंग है कि महमूद गजनवी बड़ा ही कंजूस था। उसने फिरदौसी से यह कमिटमेंट किया था कि अगर वह उसके आत्मकथा को लिखेगा या उसके कार्यकाल पर रचना करेगा तो वह उसे एक सोने की दिनार देगा। और इसी लोभ में फिरदौसी ने शाहनामा की रचना करी, परंतु बाद में वह इतना कंजूस निकला कि वह एक दिनार भी देने से मुकर गया। और बाद में जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है तो वह उसे दिनार देने के लिए जाता है उसके पास, तब तक फिरदौसी की मृत्यु हो जाती है। तो एक बड़ा यह एक रोचक प्रसंग रहा है। आप देखेंगे कि महमूद गजनवी के बाद मोहम्मद गोरी का भारत पर पहला आक्रमण हुआ 1175 ईस्वी में। वह पहला अभियान था मुल्तान के ऊपर।
1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी गुजरात के शासक भीम से परास्त हुआ था। और फिर गोरी के अभियानों को अगर हम देखें तो 1189 ईस्वी में उसने 79 ईस्वी में 79 में पेशावर, 1185 में हम देखते हैं कि सियालकोट, और 1186 में उसने लाहौर पर अधिकार कर लिया। मोहम्मद गोरी का प्रमुख अभियान अगर हम देखें तो तराइन का प्रथम युद्ध है, वह 1191 ईस्वी में होता है और वह पृथ्वीराज चौहान से परास्त हुआ। पुनः गोरी अपने बचे हुए सैनिकों को समेटकर 1 साल के बाद पुनः तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ता है 1192 ईस्वी में, और इस युद्ध में पृथ्वीराज को उसने पराजित कर दिया। और आप पाएंगे कि पृथ्वीराज चौहान के 2 प्रमुख दरबारी हुए, एक चंद्रवरदाई उसके परम मित्र थे। चंद्रवरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो और जैनक की रचना है पृथ्वीराज विजय। और अंतिम महत्वपूर्ण लड़ाई मोहम्मद गोरी ने चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में लड़ा था, जिसमें कन्नौज के शासक जयचंद्र को परास्त किया। तो मोहम्मद गोरी के आक्रमण का उद्देश्य धन लूटना तो था ही, साथ ही साथ साम्राज्य विस्तार भी था। 1206 ईस्वी में, मैंने गजनबी के टर्म में यूज किया, ये गोरी के टर्म में यूज होना था कि 1206 ईस्वी में खोखर जाति के द्वारा मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी गई। मोहम्मद गोरी ने अपने नाम से सिक्के चलाए और मोहम्मद गोरी के सिक्के पर एक अद्भुत बात हमें देखने को मिलती है कि हिंदू देवी लक्ष्मी की आकृति खुदी हुई मिली है। जब गोरी की मृत्यु हो जाती है तो आप देखिएगा कि गोरी के समय में ही बख्तियार खिलजी का आक्रमण होता है बिहार पर। ओदंतपुरी महाविहार को उसने 1198 में नष्ट किया, नालंदा महाविहार को उसने 1198 में नष्ट किया। बंगाल की नदिया पर चढ़ाई करता है 1203 ईस्वी में। सेन वंश का शासक था लक्ष्मण सेन, जो नाश्ते के मेज पर बैठा था और उसे बिना हाथ धोए भागना पड़ा। तो इस प्रकार पाल पर भी बख्तियार खिलजी अटैक करता है, इंदु प्रदुमन पाल का था। तो इस तरह हम देखते हैं कि जब गोरी की मृत्यु हो जाती है तो उसके 3 प्रमुख सेनापति थे। बख्तियार खिलजी तो था ही, उसके अतिरिक्त ताजुद्दीन यलदौज, नासरुद्दीन कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक। और गोरी के साम्राज्य का जब बंटवारा होता है तो दिल्ली सल्तनत भारत वाला भाग मोटे तौर पर कुतुबुद्दीन ऐबक के हिस्से में आता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक चूंकि गोरी का गुलाम था, इसीलिए उसने गुलाम वंश या दास वंश की नींव डाली 1206 ईस्वी में। 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक भारत में गुलाम वंश का शासन रहा, जिसमें इसका कारण मैंने आपको समझाया कि गोरी के गुलाम ऐबक का गुलाम बाद में अल्तमस होता है। तो गुलामों के गुलाम होने के कारण इसे गुलाम वंश या दास वंश कहा गया। अगर हम कुतुबुद्दीन ऐबक का अध्ययन करें तो 1206 से 1210 ईस्वी तक का उसका कार्यकाल रहा। ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। उसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। ऐबक ने मोटे तौर पर वह सुल्तान नहीं था, उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। वह अपने आप को गोरी का मलिक या सिपहसालार माना और उसी के रूप में, गोरी के लेफ्टिनेंट के रूप में, मलिक या सिपहसालार के रूप में उसने भारत में शासन किया। तो हम संप्रभु सुल्तान के रूप में ऐबक को नहीं पाते हैं। कुरान का ज्ञाता होने के कारण कुरान खां उसकी उपाधि थी। लाखों का दानी होने के कारण ऐबक को लाल बख्श कहा गया। उसके समय में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ हुआ। प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा बख्तियार काकी के याद में कुतुब मीनार की 2 मंजिल का उसने निर्माण कराया था, बाकी उसके दामाद अल्तमस के समय में हुआ। 1208 ईस्वी में ऐबक ये दास्ता से मुक्त हो जाता है और 1210 ईस्वी में पोलो को हम लोग दिल्ली सल्तनत में उस टर्मोलॉजी में आए चौगान कहते हैं। चौगान घोड़े से चौगान खेलते समय गिरकर उसकी मृत्यु हो गई और वहीं उसको लाहौर में दफन कर दिया गया। ऐबक की मृत्यु के बाद उसका अयोग्य पुत्र था आराम शाह को दिल्ली के अमीरों ने षड्यंत्र करके गद्दी पर बैठाया। वह योग्य नहीं था, मुश्किल से 8 महीने तक वह गद्दी पर रहा। उसके बाद उसके जमाता अल्तमस ने आराम शाह को अपदस्थ करके अपनी गद्दी को उसने हासिल किया। तो अल्तमस का काल मोटे तौर पर दिल्ली सल्तनत में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इल्तुतमिश का काल 1211
11 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक था। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। आरपी त्रिपाठी के शब्दों में, चूंकि वह प्रथम संप्रभु सुल्तान हुआ, फर्स्ट सॉवरेन रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, और मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत में उसने गुलाम वंश को उसने मजबूती प्रदान करने का काम किया। 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक उसने शासन किया, एक एक करके अपने सारे दुश्मनों को निपटाया। 1215 ईस्वी में उसने गजनी के शासक यलदौज को निपटाया। सिंध के शासक नसरुद्दीन कुबाचा को परास्त किया। पराजित होने के बाद कुबाचा ने सिंधु नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली। 1229 में इल्तुतमिश इक्ता प्रणाली को लाता है। इख्तेदारी व्यवस्था थी। यह सैन्य पदाधिकारियों को वेतन के रूप में इक्ता अर्थात भूमि का टुकड़ा दिया जाने लगा। हालांकि इसमें कुछ खामियां ये रही कि इसे ये वंशानुगत बना दिया गया, जिसके कारण दिल्ली सल्तनत में सैन्य प्रणाली कमजोर हुई। इसने 40 गुलामों का दल गठित किया। चूंकि गुलामों से प्रेम था तो तुर्कान ए चहलगामी, जिसे हम चालीसा के नाम से भी जानते हैं। इल्तुतमिश ने चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया, शुद्ध सोने का अरबी सिक्का चलाया। तो मोटे तौर पर दिल्ली सल्तनत में सिक्कों के मानकीकरण करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। इल्तुतमिश ने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई, और इल्तुतमिश की एक महत्वाकांक्षी पत्नी थी शाह तुर्का, और वह शाह तुर्का अपने पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को शासक बनाना चाहती थी। परंतु इल्तुतमिश ने जीते जी अपने सारे 5 अयोग्य और निकम्मे पुत्रों को दरकिनार करके अपनी पुत्री जो योग्य थी रजिया सुल्ताना को शासक घोषित कर दिया था, जो तुर्क परंपरा के विरुद्ध था, और अपने जीते जी इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत कर दिया था। तो 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है, और दिल्ली सल्तनत के प्रमुख शासिका के रूप में, प्रथम महिला शासिका के रूप में रजिया सुल्ताना आती है। रजिया सुल्ताना का कार्यकाल मोटे तौर पर 1236 से 1240 ईस्वी का था। सर्वप्रथम उसने पर्दा प्रथा का बहिष्कार किया, ओपन कोर्ट लगाई, खुले में दरबार लगाई, अस्त्र में घुड़सवारी करती थी, और मोटे तौर पर वहां के अमीरों ने रजिया के अधीन अपने आप को शासित होने में तौहीन समझा, और अगर वह सख्ती से रजिया को परास्त नहीं कर सका तो उसके चरित्र पर उंगली उठाई गई। याकूत नामक अश्वशाला के पदाधिकारी के साथ उसका नाम जोड़ा गया, जो अमीर आखुर के पद पर था, उसके घुड़सवार का प्रधान था। 1240 ईस्वी में आप देखिएगा कि रजिया भटिंडा जो पंजाब में है, उसके सरदार अल्तुनिया के विद्रोह को दबाने गई। तो इसी बीच में दिल्ली के अमीरों ने उसके भाई बहराम शाह को शासक घोषित कर दिया। बाद में वह अल्तुनिया से विवाह करके उसने दोबारा दिल्ली पर अधिकार करने का प्रयास किया, किंतु कैथल भी पंजाब में है, कुछ हिंदू सरदारों ने रजिया व अल्तुनिया की हत्या कर दी। तो प्रोफेसर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव कहते हैं कि रजिया इसलिए असफल हुई क्योंकि वह एक औरत थी, और इस्लाम में औरत के अधीन शासित होना अमीरों को और उलेमाओं को गवारा नहीं था। जब ताकत से रजिया परास्त नहीं हुई तो उसके चरित्र पर उंगली उठाई गई। मामला सिर्फ इतना ही था कि रजिया शॉर्ट हाइट की थी, उसे हॉर्स राइडिंग का शौक था, अस्त्र चलाने का शौक था, और याकूत सिर्फ उसे उठाकर घोड़े पर बिठा देता था, चूंकि अरबी नस्ल के ऊंचे ऊंचे घोड़े होते थे। इसी मामले को दिल्ली के अमीरों उलेमाओं ने उछाला और रजिया का चारित्रिक दोहन किया। इसीलिए मैंने कहा कि अगर दिल्ली सल्तनत में रजिया असफल हुई क्योंकि वह एक औरत थी। रजिया के बाद हम देखते हैं कि शासक के रूप में मुइजुद्दीन बहराम शाह आया। जो मुइजुद्दीन बहराम शाह का पीरियड 1240 से लेकर 1242 तक का काल था। इसके समय में एक महत्वपूर्ण बात यह हुई कि नायब ए मुमालिकात पद की स्थापना हुई, जिसके तहत मतलब पहला नायब पद रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले एक अमीर नेता एक्तगीन को मिला। सत्ता का यहीं पर देखिएगा, दिल्ली सल्तनत में सत्ता का विकेंद्रीकरण हो जाता है। वास्तव में जो पावर सुल्तान के पास होनी थी वह वास्तविक
शक्ति और सत्ता के दिल्ली सल्तनत में 3 दावेदार हो गए। पहला सुल्तान, दूसरा नायब और तीसरा वजीर। इसके समय में 1241 ईस्वी में मंगोलों का आक्रमण हुआ। मुइजुद्दीन बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह गद्दी पर बैठा। अलाउद्दीन मसूद शाह का कार्यकाल 1242 से लेकर 1246 ईस्वी तक रहा। यह नाम मात्र का सुल्तान था। समस्त शक्ति तुर्कान ए चहलगामी अर्थात चालीसा के पास थी। इसी के समय में बलबन अमीर हाजिब के पद पर नियुक्त हुआ। अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद हम पाते हैं कि नसरुद्दीन महमूद दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का सुल्तान हुआ। नसरुद्दीन महमूद का शासन लंबा रहा, 1246 से लेकर 1266 ईस्वी तक। बलबन अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन महमूद के साथ करता है। तो इसके समय में मिन्हाजुद्दीन सिराज ने तबकाते नासरी लिखी थी और वह मुख्य काजी के पद पर नियुक्त हुआ था। मिन्हाज सिराज के पुस्तक को हम दिल्ली सल्तनत के प्रमुख स्रोत के रूप में पाते हैं। बलबन इसी के समय में 1249 ईस्वी में नायब ए मुमालिकात के पद पर नियुक्त हुआ। इसीलिए आगे जब हम पढ़ेंगे कि बलबन को शासन का लंबा अनुभव था। 20 वर्ष तक उसने एक नायब के रूप में शासन किया और 20 वर्ष तक उसने सुल्तान के रूप में। बलबन को इसने उलूग खां की उपाधि दी थी। नसरुद्दीन महमूद के कार्यकाल में हम पाते हैं कि समस्त सुल्तान की समस्त शक्ति बलबन के हाथों में केंद्रित हो गई थी। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान से कर दी थी और 1266 में सुल्तान की मृत्यु के बाद बलबन स्वयं सत्ता पर अधिकार कर लेता और अपने आप को सुल्तान घोषित किया और नसरुद्दीन महमूद का वह उत्तराधिकारी बन गया। तो बलबन के शासन काल में भारतीय मुसलमानों का एक अलग दल बन गया जो बलबन का विरोधी था और इसका नेता इमामुद्दीन रेहान था, जिसे धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बनाया गया था। बेसिकली वह हिंदू था। नसरुद्दीन महमूद के बाद अंतिम प्रमुख शासक के रूप में गुलाम वंश में हम बलबन को पाते हैं। बलबन का कार्यकाल 1266 से लेकर 1286 ईस्वी तक था। सुल्तान बनते ही सबसे पहले इसने ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी अपनाई, रक्त एवं लौह की नीति को अपनाई और बलबन ने यह देखा था कि सल्तनत में अगर षड्यंत्र का जड़ है तो यही तुर्कान ए चहलगामी है, चालीसा है, इसको समाप्त किया जाना चाहिए। इसीलिए अल्तमश के द्वारा गठित चहलगामी को इसने समाप्त कर दिया। 1279 ईस्वी में बलबन ने बंगाल में तुगरिल खां के विद्रोह को दबाया। उसने दरबार में सुल्तान के गिरते हुए गरिमा को उठाने का प्रयास किया। उसने दरबार के अभिवादन का तरीका बदला, सिजदा पैबोस की प्रथा की शुरुआत की। सिजदा में हम पाते हैं कि अमीरों को झुककर अभिवादन करना पड़ता था। पैबोस में सुल्तान के कदमों को चूमना होता था, उनके पांव की बोसी यानी कि उनके पांव पे गिर कर उसको चूमने की प्रथा थी। इस प्रकार बलबन ने अपनी कठोर नीति से सबसे पहले अमीरों को औकात दिखाने का काम किया। इसके समय में नवरोज प्रथा की शुरुआत हुई, जिसे हम नवरोज 9 दिन तक चलने वाला त्योहार कहते हैं। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग की स्थापना मोटे तौर पर बलबन के समय में हुआ था, जो यह सैन्य विभाग था। महत्वपूर्ण बात, बलबन के समय में मंगोल आक्रमण में शहजादा मोहम्मद, जो बलबन का सबसे योग्य पुत्र था, मारा गया और इसके समय में मंगोल सेना नायक तमर का आक्रमण हुआ था और मंगोलों से घिरकर शहजादा मोहम्मद, शायद बलबन के मृत्यु के बाद अगर सल्तनत का कोई सुल्तान होता तो वह शहजादा मोहम्मद होता। और शहजादा मोहम्मद का ही प्रिय पात्र के रूप में हम अमीर खुसरो को पाते हैं। अमीर खुसरो जिन्होंने लगभग 200 से अधिक मसनवियां लिखी होगी, उसके विभिन्न साहित्यिक योगदानों की चर्चा हम लोग सल्तनत के स्रोत में करेंगे। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद की उपाधि दी गई थी, अर्थात हिंद का तोता, तथा हम कह सकते हैं कि अमीर खुसरो और अमीर हसन ने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत शहजादा मोहम्मद के समय से शुरू किया था। तो बलबन ने सुल्तान के गरिमा को हद तक लौटाने का प्रयास किया। सुल्तान के व्यक्तित्व को रौबदार बनाया। वो एक न्यायप्रिय कठोर शासक हुआ। किसी भी अमीर की हिम्मत नहीं हुई उसके समय में बगावत करने पर, और बगावत करने की स्थिति में उसके बगावत को कुचला जाता था। अमीरों को कोड़ों से पीट कर
खाल में भूसे भरवा दिए गए। इतना न्यायप्रिय शासक था कि एक विधवा के कंप्लेंट पर अपने भतीजों को कोड़ों से पिटवाया। मोटे तौर पर शहजादा मोहम्मद के मृत्यु के बाद हम पाते हैं कि बलबन टूट जाता है, चूंकि उसके पुत्र बुगरा खां ने सुल्तान बनने से साफ इनकार कर दिया और बुगरा खां ने अपने आप को बंगाल तक सीमित कर लिया। तो बलबन की मृत्यु के बाद हम देखते हैं कि बुगरा खां का पुत्र कैकूबाद, जिसको हम कैखुसरो या क्यूमर्स के नाम से भी जानते हैं, वह शासक बना और अमीरों के एक गुट का नेता था मलिक फिरोज, जो जलालुद्दीन खिलजी के नाम से जाना गया। तो बाद में उसने कैकूबाद की हत्या करके सल्तनत में तख्ता पलट किया और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने मलिक फिरोज ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के नाम से दिल्ली सल्तनत में दूसरे वंश खिलजी वंश की नींव डाली। डॉक्टर ABM हबीबुल्लाह फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रूल इंडिया में लिखते हैं कि बलबन का कार्य दिल्ली सल्तनत में सुदृढ़ता का काल, जिसको हम अंग्रेजी में कॉन्सोलिडेशन का काल मानते हैं, क्योंकि बलबन ने सुल्तान पद के गरिमा को उठाया। बलबन के बाद हम पाते हैं कि गुलाम वंश या दास वंश का पतन हो गया। तो इस कड़ी में आज हमने गुलाम वंश का अध्ययन किया है और अगले वीडियो में मैं आपके साथ पुनः आऊंगा। वह होगा खिलजी वंश, जिसमें हम खिलजी वंश के 3 प्रमुख शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और मुबारक शाह खिलजी को पढ़ेंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।